अब देखो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शुरू होने वाली है। ये फिज़िक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में कभी कदार यूज हो जाती है, लेकिन फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद ही कोई चैप्टर हो जिसमें ना यूज होती है। तो देखो ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इसे। ट्रिग्नोमेट्री लगती है तीन भुजाओं वाली आकृति पर। देख लो आप, जैसे ये देखो, एक ये दे रखी भुजा, एक ये भुजा रखी, एक ही भुजा, तो तीनों भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज बन गया, तो इसमें त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री का है ये। हाँ, तुम लोग गलत बनाते हो। देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका ये सीधी लाइन और ये इस पर बिल्कुल सीधी लाइन, टेढ़ी तिरछी थोड़ी नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री तो बिल्कुल सीधा होता है ना, ध्यान से बनाया करो। तो 90 डिग्री का ये एंगल हो गया। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसमें तीन भुजाएं हैं, तीनों के अलग अलग नाम हैं, लंब, आधार, कर्ण। तो कैसे पहचान करोगे कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है? इसका तरीका समझ लो। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, या कर्ण की दूसरी पहचान सबसे बड़ी भुजा। ये भी दो पहचान है, चाहे सबसे बड़ी भुजा के हिसाब से देख लो, चाहे ऐसे याद कर लो कि 90 डिग्री के जो सामने भुजा पड़ेगी वो कर्ण कहलाएगी। क्लियर? अब बची बात, लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे। लंब और आधार पता करने के लिए हमें इधर का कोण पता होना चाहिए। अगर सवाल वाले ने ये कोण दे दिया है तो इस कोण के हिसाब से लंब पता चलेगा। कोण के सामने वाली, इस कोण के सामने में कौन सी भुजा पड़ रही है, पड़ रही है, तो ये लंब हो गई। सही है, कोण के हिसाब से डिसाइड होता है। तो तीसरी कौन सी बची अब, आधार, तो ये आधार हो गई। अब कोण जब इस साइड में ले लिया मान लो इनने, तो इसके सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, तो अब लंब ये होगा, ना कि ये होगा। और ये अपने आप क्या बन जाएगी, आधार। और ये तो रहेगी कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये तो कर्ण रहेगी। तो लंब डिसाइड होता है इस कोण से। अगर इधर कोण लिया है तो ये लंब हो गई इसके सामने वाली, और इधर कोण लिया है तो इसके सामने वाली ये लंब हो गई। तो तीसरी अपने आप आधार बचती है। अब उसके बाद देखो, अगर हम लंब और कर्ण लें, भुजाओं के अनुपात लेंगे, लंब और कर्ण, लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा, इन दोनों का अनुपात ले लिया, बट्टे में ले लिया, लंब बट्टे कर्ण, तो इसको बोला जाता है साइन। क्या बोला जाता है? साइन। एल्फा है तो साइन एल्फा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया एक। अब मान लो हमने आधार और कर्ण का अनुपात ले लिया, तब इसको कहते हैं कॉस एल्फा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने लंब और आधार का अनुपात ले लिया तो इसे कहते हैं टेन एल्फा। ठीक, इन्हीं के उल्टे होते हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा लिख दो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उल्टा लिख दो। ठीक है, ऐसे कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका भी उल्टा लिख दो, ये उल्टा लिख दो बस। ऐसे इसका उल्टा हो जाता है, इसका भी उल्टा लिख दो, कॉट होता है इसका उल्टा, आधार बट्टे लंब। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आगे देखो, पाइथागोरस प्रमेय बड़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो जैसे ये वाला है, मान लो तुम्हें मैंने थीटा यहाँ दे दिया इस वाले में, और इसमें तुम्हें थीटा यहाँ दे दिया, और इसमें तुम्हें थीटा यहाँ दे दिया। अब तो मान लिए दो भुजाएं दे रखी होंगी, ये दे रखी, ये निकलवा रहा है। तो पहले ये डिसाइड करो कौन सी भुजा क्या है। कोण के सामने भुजा है ये, तो ये वाली क्या हो गई, लंब हो गई। और 90 के सामने की तो ये कर्ण हो गई, ये कर्ण हो गई। तो ये कौन सी बची, अपने आप आधार बची। पहले तो आपने भुजाएं डिसाइड करनी। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है वो याद कर लो। देखो तीन भुजाएं होंगी, अभी मैंने तुम्हें बताया, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है, एक आधार। तो इनमें संबंध क्या है, एक तरीका लिखने का ये है, कर्ण का स्क्वायर यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर, फिर बराबर का निशान लगाओगे, फिर लंब का स्क्वायर प्लस लगाओगे, फिर आधार का स्क्वायर। बस ये संबंध है। सवाल वाला हमेशा क्या करेगा तुम्हें, जैसे एक दो तीन भुजाएं हो गई तो दो भुजाएं दे देगा, एक निकलवाएगा। कभी तुम्हें कर्ण और लंब दे देगा, आधार निकलवाएगा। कभी क्या करेगा, तो मान लिए लंब और आधार देगा, कर्ण निकलवाएगा। ऐसे करके वो कोई दो दे देगा हर बार तीन में से। जैसे ये सवाल है, तो तुम्हारे पास इस वक्त कौन सी भुजा दे रखी है, कि लंब दे रखी है। लंब कितना दे रखा है, 3, और आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। कर्ण निकालने के लिए कह रहा है। आप यही फॉर्मूला लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, लगा दो। क्या लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो जो दे रखी है, वैल्यू रखना मैंने तुम्हें सिखा दिया, एक लेक्चर वैल्यू रखने का सिखाया है। लंब की वैल्यू कितनी है, 3, तो लंब की जगह आप लंब की जगह कितना रख दोगे, 3। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओगे, नहीं लगाओगे। आधार की वैल्यू कितनी है, 4, 4 पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, आधार पे स्क्वायर तो स्क्वायर तो लगेगी। कर्ण निकालना है, उसको आप ऐसे रख दें क्योंकि ये तो पता नहीं है। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना सिखाया था मैंने, ये पूरा लेक्चर एक हो गया है। तो 3 3 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 की 4 से गुणा करोगे आपस में 2 बार 16, 3 की 3 से करो 3 3 9। ये सब स्क्वायर वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ। 9 और 16 कितने हो गए, 25 हो गए। अब कर्ण पे चल रहा है हमारा स्क्वायर, तो कर्ण पे हमारा चल रहा है स्क्वायर। यहाँ से देखो ऊपर से आ रही है लाइन ऐसे करके। अब जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं, याद रखना
अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लो, मैं ये समझाता हूँ। कर्ण है, कर्ण पे स्क्वायर है, जब कर्ण पे से ये स्क्वायर है, 2 पावर हटाएंगे तो बराबर में अंडर रूट चढ़ जाता है। तो हमने कर्ण पे से स्क्वायर हटाया तो बराबर में अंडर रूट चढ़ गया बराबर की संख्या पे। अब 25 का वर्गमूल, ये वर्गमूल निकालने वाला पूरा लेक्चर पढ़ा दिया है मैंने। 25 किसका होता है? 5 का। 5 25 होते हैं, तो आंसर कितना आ गया? 5। इसका मतलब कर्ण वाली भुजा 5 आ गई। एक सवाल ये देखो, अब इसमें पहले सब भुजाएं डिसाइड करो, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है। तो 90 के सामने वाली ये तो कर्ण होगी, सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। तो तीसरी कौन सी बची? आधार। इसका मतलब आधार हमारा इस वक्त 8 हो गया, ठीक है ना। तो फिर से देखो, हमारे लिए क्या दे रखा है? आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब निकालना है आपकी बार में। तो हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब वैल्यू रखो भैया, वैल्यू किसकी दे रखी? कर्ण। कर्ण कितना दे रखा है? 10। तो आप कर्ण की जगह 10 रख देंगे 2 पावर के साथ। लंब निकालना है, ऐसे ही लंब का रख दो स्क्वायर। आधार कितना दे रखा है? 8, तो 8 इसकी वैल्यू रख दी। 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। लंब पे स्क्वायर है तो ऐसे लगा दिया। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब ये 16 उधर ले जाओ। मैंने तुम्हें बराबर के इधर उधर ले जाने वाले में कुछ एक स्टार पॉइंट बताया था, याद है? कि जब भी कोई बराबर के इधर चीज़ जाएगी उसका साइन बदल जाएगा, प्लस वो जो पहले से मौजूद है उस साइड में उसके राइट हैंड पर, यानी 100 के राइट हैंड पर 16 लिख दिया मैंने घटा के, और यहाँ लंब का स्क्वायर रह गया। तो 100 में से 16 का कितने बचे? 10 और 6 84 बचेंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 84। तो अब लंब पे से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। अभी समझाया था, तो यहाँ अंडर रूट आ गया। अंडर रूट 84 आंसर आ गया। अब ये वर्गमूल निकालने वाला मैंने तो वर्गमूल वाले लेक्चर में पूरी बात समझा दी है, ठीक है। अब ये है, देखो इसमें ये है, तो 90 के सामने ये वाली भुजा कर्ण हो गई अपने आप। इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो गई? लंब हो गई। और ये वाली क्या हो गई अपने आप? फिर आधार हो गई। तो इसमें भी तुम्हें क्या करना है? इसमें भी वही निकालना है पाइथागोरस प्रमेय लगा के। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिख दिया, ला और आधार लंब है जी। तो वैल्यू रखो, कर्ण कितना दे रखा है? 8। तो कर्ण की जगह आपने 8 रखा है, लेकिन उस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर तो लगाओगे 8 पे भी। अब यहाँ लंब निकालना है, ठीक है। और आधार, आधार कितना दे रखा है? 6। तो 6 पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर 8 8 अट्ठे 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। लंब का स्क्वायर ऐसे रहा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अभी 36 उधर जाकर घट जाएंगे तो 64 के राइट हैंड पे लिखाएंगे। 64 के राइट हैंड पे लिख दिया हमने, जो इधर बचा था वो लिख दिया। तो 64 में से 36 गए, घटा लो। 14 में 6 गए 8, और फिर इधर 5 में से 3 गए 2, यानी 28 आ गया। लंब का स्क्वायर बराबर 28। तो इसको सीधा करके लिख दो। सीधा करने का मतलब ये होता है इसको इधर लिख दो, इसको इधर, तो कोई साइन नहीं होगा। अब लंब पे से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अब आगे देखो भैया, अच्छा ये तो अनुपात वाले सवाल समझाए तो वो उसका है। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है तुम्हारे सामने, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो एक त्रिभुज बना के दे दी तुम्हें, एक त्रिभुज दे दिया उसमें, और उसमें सारी भुजाएं दे रखी है, ये 6 है, ये 3 है मान लो, और ये 5 है, ऐसे करके भुजाएं दे रखी हैं, और ये वाला कोण दे रखा है। तो तुमसे अगर कहे इसमें बताओ लंब कौन सी है, आधार कौन सी है, और लंब, आधार और कर्ण कौन, तो कर्ण तो ये हो गई क्लियर कट 90 के सामने ये कर्ण हो गई, ये वाली भुजा। तो कोण के सामने वाली भुजा यानी ये वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। और ये वाली भुजा अपने आप फिर क्या हो गई? जब वो लंब हो गई तो ये आधार हो गई। तब वो तुमसे कहे साइन थीटा बराबर बताओ कितना होगा, तो तुम्हें साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए जो अभी बताया गया है। ये देखो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो वो तुम लिखोगे यहाँ पर, तो लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा क्या होता है? लंब, यानी लंब ऊपर लिखोगे और बट्टे में कर्ण लिखो। तो लंब कितना दे रखा है? 3, और कर्ण कितना दे रखा है? 6। तो आंसर आ गया 3/6। ऐसे वो तुमसे पूछ ले कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉस का फार्मूला तुम्हें पहले ही से पता होना चाहिए, आधार बट्टे कर्ण। देखो ये कॉस का फार्मूला है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण लगाओगे आप फार्मूला। तो आधार कितना दे रखा है? 5। ये देखो आधार 5 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है? 6। तो आधार बट्टे कर्ण 5 है, ये सही है। ऐसे करके वैल्यू आप पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात? ये यूज होता है इनका, ये टेन थीटा उन थीटा का। अब जैसे टेन थीटा दे देता है वो तुम्हें, टेन थीटा तुम्हें मालूम है पीछे से लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दे रखा है इसमें? 3, आधार कितना दे रखा है? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/5, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है वैल्यू वाली, जो कि याद ही करना पड़ती है, इसका और चार आकार कुछ भी नहीं होता। फिजिक्स में बहुत जगह यूज होती है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसको याद कर लो दिमाग में। कितना आसान है, 0 डिग्री की 0 होती है।
ठीक है, याद करने का तरीका समझ लें, लॉजिकल समझाऊंगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1 बस अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट 2 होती है। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये आप कैसे भी याद कर लो साइन वाली, बाकी देखो मैं लॉजिकली तुम्हें सब याद करा दूंगा। साइन 0 की 0 हो गई, साइन 30 की 1/2 हो गई, साइन 45 की 1/√2 हो गई, साइन 60 की √3/2 हो गई, साइन 90 की 1 हो गई, सीधी सीधी। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब काय की आ रही है? कॉस की। तो जो साइन में सीखी है वही उल्टी उल्टी दिमाग लगा लो बस उसका। जैसे साइन में साइन 0 कितनी है? 0, लेकिन कॉस 0 की 0 ना होकर 1 होगी। जो शुरू में है वो वैल्यू लास्ट में पहुंच जाएगी, जो लास्ट में वो पहले आ जाएगी। यानी साइन 90 कितनी थी? 1, यहाँ पर कॉस 0 की 1 होगी। उल्टा मैटर चलेगा बस, इसीलिए कह रहा हूँ कंपेयर करके दिमाग लगाना ताकि जल्दी याद हो जाए। जैसे अब कॉस 30 है तो साइन 30 कितनी है? 1/2। तो तुम ये वाली नहीं लगाओगे, ये वाली लगाओगे इधर, तो कॉस 30 की √3/2। और ये बीचा बीच में है तो बीचा बीच में सेम टू सेम रहेगी। कॉस 60 की हो जाए तो जो उधर 30 की होगी, तो 30 कितनी उधर 1/2। कॉस 90 जो उधर 0 की है तो 0। ऐसे करके आप ये वैल्यू याद कर लोगे। अब उसके बाद है tan 0 की वैल्यू, तो tan 0 की भैया 0 ही होती है। tan 30 की वैल्यू ये सब याद कर लेना, 1/√3 होती है। ज़्यादा लॉजिक में लगाओ, सीधे याद कर लो। और tan 45 की 1 होती है। और tan 60 की वैल्यू जो होती है √3 होती है। और tan 90 की इन्फाइनेट होती है। इन्फाइनेट मतलब किसी संख्या में अगर आप 0 से भाग करें तो उसे इन्फाइनेट कहते हैं, वो कभी भाग ही नहीं होगा, यानी पता नहीं कितनी वैल्यू होगी, उसे इन्फाइनेट कहते हैं। इन्फाइनेट का कभी भी आपको लिखने के लिए आ जाए इन्फाइनेट, तो इन्फाइनेट को लिखते हैं 1/0। क्या लिखते हैं? 1/0। अब आगे आ जाओ, कॉट 0 की वैल्यू, अब इसी को उल्टा कर दो। कॉट 0 की निकालनी है तो tan 90 की देखो आप, tan में 90 की, ये दोनों भाई भाई हैं समझ लो, और ये दोनों भाई भाई हैं, यानी उल्टी वैल्यू लग जाती है बाकी वैल्यू, इसलिए कह रहा हूँ भाई भाई। तो कॉट 0 की वैल्यू जो tan 90 की होगी तो इन्फाइनेट हो गई। कॉट 30 की जो 60 की होगी, tan में 60 की होगी तो ये हो गई। tan 45 जो सीधी रहेगी। कॉट 60 जो 30 पे होगी tan में कितनी होगी? 1/√3। देखो जो इधर 30 पे है वो इधर 60 पहुँच गई, और जो 30 पे है जो इधर 60 पे है वो 30 पहुँच गई। ये मसला है बस, ठीक है। और 90 वाली किस पे पहुँच गई? 0 पे। तो बस यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो जो वैल्यू 0 डिग्री पे होती है वो दूसरी पार्टी में कहाँ पहुँच जाती है? 90 डिग्री पर। और जो 90 पे होती है वो 0 पहुँच जाती है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन हो जाती है। इसी तरीके जो 30 डिग्री पर होती है वो कितने पहुँच जाएगी? 60 डिग्री पर। और जो 60 डिग्री पर हो जाएगी वो 30 डिग्री। और 45 डिग्री वाली फिक्स रहती है, आपस में बदलती नहीं, बस इतनी सी बात है, ठीक। अब इसके बाद देखो ये भी होते हैं sec और cosec। तो sec की वैल्यू आती है कभी कभी, बहुत कम आती है, लेकिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरत पड़े तो कभी भी लगा लेना। तो sec की हम cos से निकालते हैं, ये cos है, cos की सीख ली तो sec की अपने आप निकल जाएगी, बस उल्टी करते जाओ, जितनी भी हैं ये सब क्या कर जाओ उल्टी। तो ये कितनी हो गई? 1/1 एक ही रहेगी। ये कितनी हो जाएगी? इसको उल्टा कर दो, 2/√3। ये समझ लो यहाँ 30 डिग्री है, ये मैंने लिखा नहीं है। और sec 30 डिग्री, अब sec बीच में कहता है 45, तो बस उल्टा कर दो, cos वाली वैल्यू को उल्टा कर दो। सुन लो ज़रा ध्यान से, sec की वैल्यू निकालनी है तो cos की लाइन को उल्टा कर दो बस, तो √2। और यहाँ कितनी आएगी? 2। यहाँ कितनी आ जाएगी? इन्फाइनेट आ जाएगी, ठीक है। cos की लाइन को देखो मैंने उल्टा करा, cos की वैल्यू इधर एक है तो एक का उल्टा तो एक ही रहता है। √3/2 को 2/√3 लिख दिया, 1/√2 को √2 लिख दिया, और 1/2 को 2 लिख दिया, 2/1 बात वही है, 2 ही। और इसको इन्फाइनेट लिख दिया, 0 का उल्टा इन्फाइनेट होता है। ऐसे cosec की निकालना है तो साइन को उल्टा कर दो, ये साइन है साइन, इसको उल्टा कर दो, तो इसको उल्टा करा, यहाँ कितनी आ गई? इन्फाइनेट आ गई। यहाँ 2 आ गई, यहाँ √2 आ गई, यहाँ 2/√3 आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, ठीक है जी। याद कर लेना देख के। तो मेन है साइन और कॉस और tan की, ये ज़्यादा यूज होती है, साइन की और कॉस की और tan की, दिमाग से सुन लो, साइन की, कॉस की, tan की ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फिजिक्स में यूज होती है बीच में, ये 3 समीकरण हैं, यानी 3 फार्मूले कह सकते हो जो है ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत यूज होती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहीं भी देख लो थीटा एक जैसा हो, अगर साइन और कॉस के आगे थीटा एक जैसा हो तो उसका वैल्यू 1 रख सकते हो आप। इन दोनों का योग आप कितना रख सकते हो? 1। देखो सही से देख लो अभी एक मिनट,
हाँ ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जैसे साइन को मैं अगर उधर भेज दूँ तो एक के राइट हैंड पे लिखा जाएगा, बराबर भेजने का तरीका एक सिखाया है। प्लस की चीज़ अगर बराबर में उधर भेजी जाएगी तो उधर वाली जो पहले से चीज़ है उसके राइट हैंड पे लिखी जाएगी। तो साइन अगर उधर जाएगा भी तो एक के राइट हैंड पे लिखा जाएगा, और इस साइड में क्या बचेगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऐसे भी कन्वर्जन आते हैं। ऐसे इसमें देख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, याद रखना। ठीक है, और देखो एक फार्मूला ये होता है साइन 2 थीटा, स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा है, साइन पे स्क्वायर नहीं है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी यूज होता है कई जगह। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप इतनी चीज़ें याद रखो, इतनी चीज़ों से क्या होगा, फिजिक्स में जहाँ लगेगी तो आप कर लोगे। और बाकी देखो और भी चीज़ें आती रहेंगी, कम से कम 20 से 25 क्लास में मैं करा दूँगा। कहीं से भी फिर फिजिक्स में कुछ भी ऐसी कैलकुलेशन वाली चीज़ आएगी टेंशन नहीं लेगी। ठीक है।